नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज से हम हमारे कक्षा 9वीं के नागरिक शास्त्र के अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। कुल 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। उसमें पहला अध्याय आज हम शुरू करते हैं, जो कि है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा को हम समझेंगे, लोकतंत्र की हमें जरूरत क्यों होती है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्यों होती है, और इस पूरे विश्व में सबसे उच्च शासन जो है वो लोकतंत्र को क्यों माना जाता है, वो हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय जो है पढ़ना हम शुरू करते हैं। बच्चों, लोकतंत्र को समझने के लिए हम हमारे इतिहास में जाते हैं। पहले क्या होता था बच्चों, राजवंश होता था, यानी कि एक वंश होता था जो हमेशा राज करता था। उनके दादाजी ने राज किया है, वो राजा होते थे, फिर उनके बाद उनके पापा हुए, फिर अब वो होते हैं, फिर उसके बाद जो उनके बच्चे होंगे वो राज करेंगे, वो शासन करेंगे, वो जो है वो शासक रहेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय जितने भी होंगे वो लेंगे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, समय के साथ अंग्रेजों का शासन आया, हम जो है गुलाम बन गए। फिर उसके बाद हमने उनसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और उसके बाद हम हमारा लोकतंत्र का शासन हमारे देश में लेके आए। तो बच्चों, लोकतंत्र क्या होता है, शासन का एक ऐसा रूप होता है जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि जो शासन होगा, जो लोगों के लिए व्यवस्था करेगा, जो लोगों के लिए सारे कल्याण के लिए काम करेगा, उसके लिए जो शासक होगा उसका चुनाव लोग करेंगे। डेमोक्रेसी, इंग्लिश में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है बच्चों, और डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेशिया शब्द से मिलके बना हुआ है। इसमें बच्चों डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहा जाता है। अब्राहम लिंकन की इस परिभाषा से आप बहुत अच्छी तरीके से लोकतंत्र को समझ सकेंगे। उन्होंने बच्चों कहा था कि लोकतंत्र जो है वो लोगों के लिए, बच्चों मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा किया गया शासन जो है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के लिए यानी कि लोगों के अनुरूप कार्य किया जाए, और लोगों के द्वारा यानी कि लोग चुने कि भाई उनका शासन कैसा होगा, उनके शासक कैसे होंगे, कौन उनके प्रतिनिधित्व होंगे जो उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। तो इस तरीके का अगर शासन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में क्या होगा कि जो शासक चुने जाएंगे उनका कार्य क्या होगा कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करें। लोकतंत्र की बच्चों सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अगर लोगों को पसंद, अपने शासक पसंद नहीं आ रहे, तो एक समय सीमा के बाद वो अपने शासक को बदल सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारी बच्चों आजादी होती है, इसीलिए इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। लोकतंत्र जो है बच्चों वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? पहला जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होगा बच्चों गैर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि क्या बच्चों, जिसमें जो लोग होंगे वो सीधे तौर पर शासन करेंगे। लोकतंत्र का मतलब तो हम जानते हैं, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, है ना। तो अब अगर लोग जो है सीधे प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर अगर शासन कर रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें हो रही है, कानून बन रहे हैं, नीतियां बन रही हैं, कर जितने भी हो रहे हैं, इन सबको पारित कराने में अगर लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, यानी कि शुद्ध लोकतंत्र कहेंगे, जिसमें लोग सीधे तौर पर भाग ले रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो है बच्चों वो वहां लग सकती है जहां जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बच्चों अगर जहां ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहां पे सबकी बहुमत, सबको अगर साथ में लेके चलना असंभव रहेगा। तो ये सिर्फ वहीं पर लागू हो सकती है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। ये इसके उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य जो है बच्चों, वहां पे इस प्रकार से लोकतंत्र चलता है।
बच्चों ये जो है वहीं पे संभव हो सकती है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। जहां जनसंख्या ज्यादा होती है बच्चों, वहां पर इतने सारे लोगों को एक साथ मिल करके बैठा करके कोई सा भी कानून निकालना या नीतियां निकालना या किसी बात पे चर्चा करना और उसमें सहमति पाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव है। क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं रहेगा और हर किसी के पास इतना ज्ञान नहीं होगा हर विषय पे कि जो इन सब चीजों पे चर्चा कर सके। तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। तो वहां पर क्या कौन किस प्रकार का लोकतंत्र काम करता है बच्चों? वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है, यानी कि इसे हम कहते हैं, वहां बच्चों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है जिसे कि हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि सीधे तौर पर लोग जो है वो शासन नहीं करते हैं, वो अपने द्वारा कुछ लोगों को चुनते हैं, जो चयनित करते हैं, जिन्हें हम प्रतिनिधि कहते हैं, उन्हें चयनित करते हैं चुनाव के माध्यम से और वो उनके लिए फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उन सभी की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और जो प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं वो लोगों के इच्छा के अनुसार और उनके कल्याण के लिए फिर प्रशासन चलाते हैं। जैसे कि बच्चों भारत 130 करोड़ की जनसंख्या है, इनमें अगर हम हर एक फैसले जो है बैठ के चर्चा करके लेने लगे तो फिर हो गया हमारा उद्धार, है ना। तो यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यानी कि हर अंतराल के बाद चुनाव होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी जो है वो खड़े होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो है वो बनती है, वो अपने प्रतिनिधि खड़ी करती है, उनमें से फिर लोगों को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है, बहुमत जिसको सबसे ज्यादा मिलती है, वो वहां का जो है प्रतिनिधित्व करता है और फिर उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो बच्चों हमने जो है दो प्रकार की लोकतंत्र को पढ़ा। पहला क्या था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हमने देखा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जिसमें सीधे तौर पर लोगों का शासन होता है, सिर्फ सभी प्रकार की नीतियां या कानून बनते हैं, उसमें लोग जो है सीधे तौर पर उसमें हिस्सा लेते हैं। ये बच्चों वहीं पर हो सकता है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या में ये चीजें करना संभव नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना और उनके हिसाब से अनुरूप नीतियां बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है दूसरे प्रकार का लोकतंत्र है जिसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष यानी कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसमें लोग जो है वो अपने ही लोगों में से कुछ लोगों का चुनाव करते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके हिसाब से उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे भारत में इसी प्रकार का लोकतंत्र चलता है। अब बच्चों हम जानेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। बच्चों हमने जो है लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासक का जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। बच्चों ये जो परिभाषा है ये तब तक अधूरी है जब तक कि हम उसकी विशेषताएं ना जान ले, उसके अंदर की बातें ना जान ले। तो हम ऐसी 4 विशेषताएं पढ़ेंगे जो इस परिभाषा को पूरी तरीके से पूर्ण करती है। पहली क्या है बच्चों? जो सबसे पहली विशेषता है वो ये रहेगी कि लोगों द्वारा चुने गए शासक जो हैं वही सारे प्रमुख फैसले लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे वो सारे निर्णय जो लोगों के द्वारा चयनित शासक है, जो प्रतिनिधित्व है, जो लोगों के द्वारा चुन करके आए गए हैं, वही वो सारे फैसले लेंगे। दूसरा क्या होगा बच्चों कि ये जो शासक चुनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए और साथ में निष्पक्ष होनी चाहिए, कि लोगों के पास जो है विकल्प होने चाहिए जिनमें से वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन सके, और ये इतनी स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए कि जो सत्ता में जो उस समय जिसकी सरकार है, वो शासक जो कर रहे हैं, अगर उनको वापस से बहुमत नहीं मिलती है तो उन्हें जो है बदला जा सके। इसमें बच्चों किसी भी प्रकार से मौजूदा शासन के द्वारा दबाव नहीं डालना चाहिए और लोगों ने जिसको चुना है, लोगों के द्वारा जो चुन करके आए हैं, उनकी ही सरकार बननी चाहिए। तीसरा बच्चों ये है कि ये जो विकल्प है, ये जो चुनाव है, उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि किसमें बच्चों? दोनों में। पहला, अगर किसी को प्रतिनिधित्व करना है, प्रतिनिधि बनना है, प्रत्याशी बनना है, तो उसे पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लोगों के लिए काम कर सके, कल्याण कर सके, इसलिए वो चुनाव में उतर सके। और साथ ही में बच्चों हर एक जो भी उस देश का नागरिक है, उन सभी लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो समान रूप से वोट कर सके। सब जो है उस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, हर किसी का जो वोट है वो एक समान हो।
यानी कि बच्चों, कोई भी अमीर हो, गरीब हो, उसका कोई भी व्यवसाय हो, ये अवसर जो है सबके लिए एक समान होना चाहिए। सभी का जो वोट है वो एक जैसा भाव रखना चाहिए। और बच्चा चौथा क्या होता है कि इस चुनाव से जो बनी हुई सरकार होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, वो ऐसा नहीं कि अब भैया हम तो सरकार बन गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। उनको भी बहुत सारे दायरे के अंदर रहकर ही काम करना होता है। संविधान यानी कि हमारी जो किताब है, कानून किताब है, कानून और अधिकार जिसमें लिखे हुए हैं, उनको मानते हुए ही उन्हें अपने सारे काम करने होते हैं। तो बच्चों, हमारे लोकतंत्र की विशेषताओं में हमने 4 पढ़े हैं जो हमें याद रखने हैं। क्या-क्या विशेषताएं होती हैं? पहली ये होती है बच्चों कि लोकतंत्र में जो शासक होता है वो लोग खुद चुनते हैं और उनके जो जितने भी मुख्य फैसले होते हैं वो शासक ही करते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि चुनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है और उसमें विकल्प जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि लोग अपने मनपसंद के प्रतिनिधित्व को वोट दे सकें। ये बच्चों एक स्वतंत्र निकाय कराती है और इसमें जो है मौजूदा शासन किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकता है और उसे उस बात को मानना भी होता है जो बच्चों जनादेश होता है वो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक राजनीतिक पार्टी को वैसे के वैसा मानना होता है। तीसरा बच्चों ये रहता है कि चुनाव का जो प्रक्रिया होती है उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं लोकतंत्र में। यानी कि यहाँ पर जाति या किसी भी धर्म या फिर किसी भी अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव, भेदभाव नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति जो है, उसका व्यवसाय कोई भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, उसके धर्म कोई भी हो, उसे समान अवसर मिलता है। सभी के वोट का समान मोल होता है। चौथा बच्चों ये रहता है कि चुनी हुई सरकार, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होती है, उसे संविधान के हिसाब से ही अपने कार्य करने होते हैं। वो उन दायरों में रहकर ही काम करती है। वो नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ और कानूनों के खिलाफ जाकर के काम नहीं कर सकती। अब बच्चों, हम एक एक करके इन चारों विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये विशेषताएं जो होती हैं वो बोलने में बहुत सरल होती हैं, पर इन्हें जो है इतनी बड़ी जनसंख्या में लागू कराना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो हमारे देश ने बच्चों फिर भी करके दिखाया है। अब बच्चों, हमें एक बुद्धिशीलता का प्रश्न करना है। जो हमने पहले विशेषताएं पढ़ी उनके आधार पर अब आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है ये प्रश्न? कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने हमें लिखना है कि ये लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, या फिर हम कह नहीं सकते कि ये लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसलिए पक्का नहीं। मतलब ये हमें 4 देश के बारे में कुछ सूचना दी हुई है और इसके आधार पर हमें बताना है कि ये देश जो है वो लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, या हम कह नहीं सकते कि लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। तो चलिए देखते हैं देश का क्या कहता है कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। मतलब बच्चों, कुछ देशों में सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करने की इजाजत दी जाती है। तो क्या वो लोकतांत्रिक होगा? नहीं बच्चों। हमने कहा था कि लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार होते हैं और उनके पास आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। यानी कि हमने इसके पहले भी पढ़ा था विशेषताओं में कि किसी भी धर्म के आधार पर हम वोट डालने का अधिकार नहीं छीन सकते। आपका धर्म कोई भी हो, अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में हो तो सबको समान अवसर मिला जाता है, समान विकल्प दिया जाता है वोट देने का। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? अलोकतांत्रिक हो गया। देश क अलोकतांत्रिक है। फिर देश ख में क्या बोला गया है? एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो क्या बच्चों ये लोकतांत्रिक हुई? हाँ, ये हो सकती है, क्योंकि क्या हो सकता है कि वहां के लोग उस पार्टी से के काम से बहुत ज्यादा खुश हों, उनके जो प्रतिनिधित्व अच्छा काम कर रहे हों, तो लोगों को ऐसी कोई आवश्यकता लग नहीं रही हो, तो जितनी बार भी चुनाव हो रहे हैं तो उसमें उसी पार्टी को जीत मिल रही है, क्योंकि लोगों को उस पार्टी में विश्वास हो रहा है। पर बच्चों, ये भी हो सकता है कि वो लोकतांत्रिक हो। कैसे? कि वहां पर किसी गलत चीजों का उपयोग कर करके जो चुनाव है वो जीता जा रहा हो। इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये जो देश है वो लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? पक्का नहीं, हम कह नहीं सकते। थोड़ी और सूचना हमें मिलेगी तभी हम इसके बारे में कह सकते हैं। फिर देश ग देखेंगे। पिछले 3 चुनावों से शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी कि जो उस समय मौजूदा सरकार रही होगी वो जो है हर बार, जितनी बार भी पिछले 3 चुनाव हुए हैं उसमें हारी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक है।
क्योंकि जो सत्ता पार्टी है वो हार रही है। जरूरी नहीं बच्चों कि हर बार जो सत्ता पार्टी अगर जीत जाए तो उसे अलोकतांत्रिक कहा जाएगा, पर अगर वो हार रही है तो इसका मतलब क्या है, लोगों के जो जनादेश है, लोगों का जो डिसीजन है उसका वहां पर पालन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक है। देश घ क्या कहता है कि यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। बच्चों, चुनाव आयोग यानी कि वो एक स्वतंत्र निकाय जो चुनाव कराता है, जो किसी के भी जवाबदेह नहीं होता है, उसे हम स्वतंत्र चुनाव आयोग कहते हैं। तो अगर वो वहां पर स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि वो अलोकतांत्रिक है, क्योंकि वहां पर अगर चुनाव होंगे तो जो सत्ता पार्टी है या कोई भी तानाशाह है तो वो उसे उसके अधीन में रह करके काम कराएगा और उसके हिसाब से उसे चलाएगा, तो वो चुनाव आयोग जो है वो लोकतांत्रिक नहीं बचेगा, वो चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक नहीं बचेगा। तो हमने किसको लोकतांत्रिक कहा है, सिर्फ देश ग हमारे इसमें लोकतांत्रिक है, देश क और घ अलोकतांत्रिक है, और ख को देख के हम कह नहीं सकते कि वो लोकतांत्रिक है या नहीं। अब बच्चों हम एक एक करके हमारी चारों विशेषताएं जो हमने पढ़ी थी उनको पढ़ते हैं। उसमें पहली विशेषता जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि मुख्य फैसले जो हैं वो चुने हुए शासक जो हैं उनके हाथ में होते हैं। इसको जो है बच्चों हम एक उदाहरण से समझते हैं। पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। पाकिस्तान में एक जनरल थे परवेज मुशर्रफ। जो सेना थी बच्चों, इनने क्या किया, परवेज मुशर्रफ नाम के एक जनरल थे। 1999 में बच्चों इन्होंने जो है सेना का शासन पाकिस्तान में लगा दिया। इन्होंने पूरा सेना को जो है अपने कब्जे में लिया हुआ था, तो कब्जे में ले लिया। और उसके बाद जो है जो वहां की जो सरकार थी, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो वहां चुन करके सरकार आई थी, उसे जो है उखाड़ के फेंक दिया और खुद को जो है वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, यानी कि मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। फिर जब उनका कार्यकाल जो था वो समाप्त होने वाला था, तो उसके पहले ही 2002 में बच्चों उन्होंने एक जनमत संग्रह लेके आए और उसके माध्यम से उसमें बहुत सारी कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी धोखाधड़ी की गई थी, और उसके माध्यम से इनने जो है इनका अंतराल कार्यकाल जो था वो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया बच्चों कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आया। इसमें क्या करा इन्होंने ये कहा गया, इससे इन्होंने इनका संविधान जो था उसमें फेरबदल करी और उसमें कहा कि जो राष्ट्रपति होंगे बच्चों, पहले ये हक जो था राष्ट्रपति को नहीं था, इसके बावजूद ये ऑर्डर ला करके इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां जो होती है बच्चों, जो प्रतिनिधित्व जो चुन के आते हैं उनको जो है वो हटा सकते हैं, वो जो है उसको वो असेंबलियों को भंग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी चुने हुए लोग थे उन सबको भंग कर दिया और उसके बाद वापस से चुनाव कराया। चुनाव वापस से पाकिस्तान में हुए, लोग चुन करके आए, लोगों ने उन प्रतिनिधि को चुना, पर वो बच्चों निर्णय भी लेते थे, उनके पास कुछ अधिकार भी थे बच्चों, पर वो जो थे सिर्फ और सिर्फ दिखावटी तौर पे। क्योंकि क्या था कि मंत्री परिषद जो बना हुआ था उसके ऊपर उन्होंने एक और परिषद बना रखा था जो इनके कामकाज को देखता था, वो था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ये क्या करता था बच्चों, जो मंत्रिमंडल जिस प्रकार से निर्णय लेते थे, कामकाज करते थे, उनको देखता था। और इसके जितने भी सदस्य थे बच्चों, इस परिषद के जो सदस्य थे, ज्यादातर सदस्य कहाँ से थे, सेना से थे। तो मतलब आप अब समझ ही गए होंगे कि क्या होता था कि ये जो चुने हुए लोगों ने किसको वोट दिया था। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों कि लोग जिनको चुनते हैं वही उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वही उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। पर यहाँ क्या होता था कि पाकिस्तान में लोग चुनाव करा दिया, चुनाव हो गए, प्रतिनिधित्व चुने गए, वो निर्णय लेते भी, पर उनके ऊपर किसका साया रहता, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, जो किसके अधीन रहते थे, जिसमें सब सेना के लोग रहते थे। तो सारे काम होते किसके माध्यम से थे, परवेज मुशर्रफ के नाम से होते थे। लोगों ने परवेज मुशर्रफ को वोट तो नहीं दिया था, उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व को वोट दिया था, पर सारे फैसले जो है वो कौन लेता था, वो मुशर्रफ लेते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे, नहीं, ये लोकतांत्रिक नहीं होगा।
तो बच्चों इसमें हम देखें तो क्या हुआ कि जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि जो थे वो जो भी फैसला लेते थे, अगर वो पर जनरल मुशर्रफ के हिसाब से नहीं होते थे तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है उनको नकार देती थी, और जितने भी फैसले होते थे वो कौन लेता था, वो जनरल मुशर्रफ लेते थे। तो इस प्रकार से हमने हमारे लोकतंत्र का पहली विशेषता पढ़ी, वो क्या थी कि मुख्य फैसले जो है वो कौन लेगा, वो निर्वाचित नेता ही लेंगे जो लोगों के द्वारा चुने गए। उनके पास ही ये शक्तियां होनी चाहिए कि वो अंतिम निर्णय ले सके। इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय वो जो पाकिस्तान था वो कैसा था, अलोकतांत्रिक था। बच्चों अब जानने वाली एक बात है कि सीरिया में जो है सिर्फ एक ही पार्टी होती है और उसकी सहयोगी पार्टियां होती हैं जो जिन्हें चुनाव करने की अनुमति होती है। सिर्फ उसे कहा जाता है शासक बाथ पार्टी, और उसकी कुछ जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वही सिर्फ चुनाव लड़ सकती हैं। यानी कि सीरिया के जो लोग हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें जो है चुनाव में सिर्फ एक ही पार्टी है, उन्हीं को वोट देना होता है। तो बच्चों ये एक तरीके से देखा जाए तो अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया चुनाव है, क्योंकि चुनाव का मतलब क्या है, लोगों के पास विकल्प होना चाहिए जिनमें से वो चूज कर सके कि उन्हें किसे अपना प्रतिनिधि बनाना है। तो एक तरीके से ये सिर्फ दिखाने पुरती चुनाव होते हैं।